हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम झारखंड के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर जलवायु है क्या। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में एक लंबे समय अंतराल के दौरान मौसम में जो औसत परिवर्तन आता है, अर्थात वहाँ का तापमान, आर्द्रता में जो परिवर्तन आता है, उसी को हम जलवायु कहेंगे। तो आज हम देखते हैं कि जलवायु में कितनी बदलाव आया है पिछले 20 से 30 सालों में। पिछले 20 सालों में मतलब इतनी बदलाव आया है यहाँ के मौसम में, यहाँ की जलवायु में। आप सब इनका अभी देख ही रहे हैं, इसका परिणाम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। समय पे बारिश नहीं हो रही है। जिस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए उस वक्त इतनी बारिश हो जा रही है कि बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है हमें। सही वक्त पर गर्मी नहीं हो रही है, सही वक्त पे ठंड नहीं लग रही है, सही वक्त पे बारिश नहीं हो रही है। क्योंकि ये 3 ऋतुएं हमारे देश में बहुत मायने रखती है। गर्मी का महीना, ठंड का महीना और बरसात का महीना। और इसी को देखते हुए लोग फसल उगाते हैं, काटते हैं और अपने त्योहारों को जमकर उत्सव मनाते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? यहाँ की कृषि व्यवस्था पर। क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ के किसान खुश होते हैं तब जब उनकी फसल अच्छी होती है। और आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा, ठंड के मौसम में जिस वक्त फसल कट रहे थे और वो झारखंड की बात कर रहे हैं हम, फसल कट रहे थे और वो खेतों में ही था, फसलों को घर तक नहीं अब मतलब कोई ला रहे थे, कोई अभी खेतों में ही काट कर उसे इकट्ठा करके रखे थे। अचानक बारिश हुई और सोचिए, इतनी मेहनत से की हुई फसल बरसात बहा के ले गई। और इतनी बारिश हुई कि खेतों से फसल बहने लगे। और कुछ खेतों में ऐसा हुआ कि वहीं पे दीमक लग गए। तो सोचिए कितनी मेहनत से फसलों को किसानों ने उगाया होगा और ऐसी दिक्कतें आ गई। ये झारखंड में ही नहीं, समस्त उत्तर भारत में देखने को मिला। और हमें बहुत तकलीफ़ हुई थी कि एक गरीब किसान पूरे 6 मंथ तक इसके लिए अपना समय देता है। समय तो दूर की बात है, सोचिए उसी में उसका जीवन है, उसी से वो उनका घर चलता है और अचानक तहस नहस हो जाए तो कितनी समस्याएं हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जलवायु के बदलाव के कारण हो रहा है। तो आज लोग विकास के अंधाधुन दौड़ में हम अपने यहाँ के जलवायु, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ के वायुमंडल, ये सब को इग्नोर करते जा रहे हैं। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए हम अपने आरामदायक जीवन जीने के लिए भौतिक सुखों की भागदौड़ में पूरा देश, पूरा विश्व
आगे की ओर बढ़ रहा है, जबकि इसका परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। देखिए, इसे ठीक करना इतना आसान नहीं है। अगर जलवायु यहाँ की मौसम एक बार बिगड़ गया, और जिस तरह से मानव अभी भी जलवायु पे इतने ध्यान नहीं दे रहे हैं, मौसम की दशा पर अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आगे इनका बहुत ही बुरा परिणाम होने वाला है। और उस वक्त मानव ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के समस्त जीव इससे प्रभावित होंगे। आज भले ही मानव इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन इसके परिणाम से समस्त जीव प्रभावित होंगे। यहाँ की वायु दूषित हो जाएगी, जल दूषित हो जाएगा, और उस वक्त हम बड़े बड़े आलीशान घर जो बना रहे हैं ना, वो कोई काम के नहीं रह जाएंगे। तो हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि किसी भी क्षेत्र में वहाँ बस 1/3 ही पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। 1/3 का मतलब अगर 3 भाग है, तो उसमें एक भाग में पेड़ों का मतलब पेड़ लगाएं, बाकी 2 भाग आप मानो अपने आवास कुछ भी चीज़ों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो 3 भागों में हम एक भाग पेड़ पौधे से पृथ्वी को हरा भरा नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है। सबकी क्या, मानव जात की जिम्मेदारी है। आखिर यही तो पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, तो समस्त मानव जात की जिम्मेदारी है। लेकिन सभी को यही लगता है कि जलवायु तो हमारी अकेले की जिम्मेदारी है नहीं, सभी की है। सभी, और कोई लोग ऐसे हैं कि अपने अपने विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हिंसा हो रही है। फिर हम अकेले जलवायु, मौसम, यहाँ के वायुमंडल, हवा के बारे में क्यों सोचें, और बाकी अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम अकेले क्यों करें। तो दोस्तों, आपको बता दें, जिस दिन हमारे हाथ से यहाँ के वायुमंडल प्रभावित हाथ से निकल गई ना, कि हमारे अनुकूल जिस दिन नहीं रह पाया यहाँ का वायुमंडल, हम 1 मिनट जी नहीं सकते। आप सभी को पता है, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत जीवन के लिए क्या है? हवा। और उस हवा को ही हम दूषित करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, दिल्ली जैसे महानगरों में वहाँ हवा इतनी दूषित हो चुकी है कि वहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति भी 6 मंथ अगर रह गया, तो वहाँ सांस की बीमारी उसे हो जाती है। वहाँ सांस की बीमारी तो नॉर्मल है, तो वो अगर 3-4 साल वहाँ पर रह गया, तो कुछ न कुछ बीमार होकर ही आएगा। तो ये दिक्कतें हैं, तो हमें वक्त रहते समझना चाहिए, नहीं तो फिर जलवायु किसी एक घर को नहीं बर्बाद करेगा, वो समस्त पृथ्वी को बर्बाद करेगा। और शायद मानव जात का वजूद ही मिट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें वक्त रहते पर्यावरण को बचाना होगा। हम अपने आसपास पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, और कोशिश करें थोड़ा ऐश और आराम की ज़िंदगी से दूर एक सतत विकास की ओर बढ़ें। सतत विकास का मतलब है कि हम पर्यावरण को साथ में लेते हुए
पर्यावरण को अगर हम नुकसान कर रहे हैं तो उसकी भरपाई भी कर रहे हैं। जैसे अगर हम 10 पेड़ किसी ज़रूरत के लिए काट रहे हैं तो 10 पेड़ किसी स्थान पे लगा भी दे। ये होती है सतत विकास, ताकि उससे प्रभावित प्रभावित ना हो यहाँ की जलवायु। तो यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। अभी सरकार ध्यान दे रही है लेकिन लोग जागरूक है नहीं। तो जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसका जो दुष्प्रभाव आएगा उसे कम करने में सालों लगेंगे, और सालों में शायद कितनी ज़िंदगी बर्बाद होगी, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोरोना जैसे महामारी से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे। ये महामारी 2 सालों में कितने मानव जात को प्रभावित किया, आप सभी को पता है। तो ऐसे ही जलवायु जब दूषित हो जाएगी, इससे भी भयंकर तबाही मचने वाली है, और ये पूरी पृथ्वी के जीव जंतु पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उस समय बड़े बड़े आलीशान घर, बड़ी बड़ी कार, ये सब कुछ भी काम नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं। आज जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वाले जो भी है, उस वक्त कुछ न काम आने वाले। तो इसका ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारा झारखंड, चूँकि मैं फ़िलहाल के लिए आउट ऑफ झारखंड रहती हूँ, तो मुझे फील होता है कि हमारा झारखंड बहुत ही अच्छा है पर्यावरण के मामले में। किसी और के मामले में तो नहीं कहूँगी, लेकिन पर्यावरण के मामले में अभी भी हमारा झारखंड बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर 29% पेड़ पौधे से अभी भी हमारा झारखंड सुसज्जित है, और देखने में काफ़ी हरियाली भी दिखती है, और बहुत सुंदर दिखता है। प्राकृतिक रूप से हमारा झारखंड बहुत ही सुंदर है। तो इसे और सुंदर बनाने की ज़रूरत है वहाँ। तो आइए हम जानते हैं झारखंड में जलवायु। झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। यह ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु में मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। अब ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या है, मानसून हवा क्या है, अगर ये सब शब्दों से समस्या है तो हम ज्योग्राफी के क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, उसमें हम विस्तार से बताएंगे। अभी आगे देखते हैं झारखंड में जलवायु प्रदेश। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मध्य उत्तर पूर्वी पठार, जिसमें चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और गिरिडीह जिला आता है। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि ये सब जिलों का नाम याद रखना थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसे याद रखने के लिए हमें झारखंड के मैप को अच्छी तरीके से माइंड में रखना होगा, फिगर को समझना होगा, और तभी इसे याद रखने में सहूलियत होगी। तो झारखंड के मैप को अच्छे से कर लीजिएगा।
आगे देखिए पश्चिमी पठार गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी जिला आता है। दक्षिण पूर्वी पठार के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आता है। यहाँ के विशेषता है वर्षा का असमान वितरण। यहाँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वर्षा समान रूप से होती नहीं है, अलग अलग होती है। मृदा में निम्न जल धारण क्षमता है। यहाँ की मृदा जो है वो ज़्यादा जल को सोख नहीं पाती है, तो यहाँ मिट्टी जो है मोटी बलुई मिट्टी है, तो जिस कारण ये यहाँ पर जल धारण क्षमता कम है। अब झारखंड में ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च में स्टार्ट होती है और मध्य जून तक रहती है। मई का महीना में यहाँ का तापमान सबसे अधिक रहता है। यहाँ पर मासिक औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पठारी भाग होने के कारण यहाँ के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नहीं होता है। जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान है। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है। ये पछुआ पवन है क्या? तो पछुआ पवन जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप को देखेंगे तो वहाँ पर भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। वहीं से ये पछुआ पवन का उद्भव होता है और ये भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि डिस्ट्रिक्ट में आदि स्टेट में ये बरसात करवाती है और झारखंड तक पहुँचते पहुँचते इसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत झारखंड में भी बारिश होती है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है, पछुआ पवन का प्रभाव यहाँ पर समाप्त हो जाता है उस वक्त। तो उसका मतलब एक ही है कि यहाँ पर बरसात उतना नहीं हो पाता जितना उत्तर भारत में, उधर दिल्ली साइड में होता है। यहाँ मई के महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। देखिए मानसून आने से पहले आप लोगों को ने देखा होगा कि झारखंड में अचानक से बर्फबारी होने लगती है, तो बर्फ़ भी गिरने लगते हैं वर्षा के साथ। तो अचानक वो मतलब बारिश होने लगती है, तो उसी को हम लोग आम्र वर्षा के रूप में जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्रमुख शहरों का तापमान सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ है? जमशेदपुर। ये कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम जिला में। उसके बाद धनबाद का है, फिर मेदिनीनगर का है, फिर रांची का है और फिर हजारीबाग का है। आगे जानते हैं वर्षा ऋतु। ये जून से अक्टूबर तक रहता है। मध्य जून में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है। क्योंकि हमारे इंडिया के पूर्वी और पश्चिमी साइड में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है तथा दक्षिण साइड में हिंद महासागर है। जब आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो आप ये देख पाओगे। तो
तीन ओर से जल से घिरे होने के कारण ही भारत को प्रायद्वीपीय देश के रूप में जानते हैं। आगे यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होता है। अरब सागर की शाखा से कम बारिश होती है बंगाल की खाड़ी की तुलना में। मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग। अब झारखंड के मैप को आप अच्छे से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि झारखंड में मध्यवर्ती भाग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और पश्चिमी भाग में कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इन क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा ये दोनों से वर्षा होती है, जबकि पूर्वी भाग जिसमें साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर, पूर्वी सिंहभूम ये सब जो डिस्ट्रिक्ट आती है ये बंगाल की शाखा से यहाँ पर वर्षा होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। दक्षिण से उत्तर की ओर अर्थात हम अगर पश्चिमी सिंहभूम से स्टार्ट करेंगे तो ये सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा और उसके बाद खूंटी, रांची, हजारीबाग ऐसे करते हुए हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती जाएगी। और दूसरा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर अर्थात हम साहिबगंज से स्टार्ट करेंगे और गढ़वा तक जाएंगे तो ऐसे में मतलब बारिश की मात्रा कम होती हुई जाएगी। इसके अतिरिक्त ऊंचाई वाले भागों पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। यहाँ जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है झारखंड में तो वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। झारखंड में कुल वर्षा का 80% जल वर्षा ऋतु में बरस जाता है। वर्षा ऋतु में ही यहाँ पर पूरे साल भर का जो बारिश होती है 80% तो वर्षा ऋतु में ही हो जाता है। यहाँ औसत 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, अतः यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर से सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेतरहाट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो ये लातेहार में है और चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है। शीत ऋतु ये नवंबर से फरवरी तक चलता है। झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु का आरंभ होता है तथा फरवरी माह तक रहता है। इस मौसम में उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कोई पछुआ पवन की बात हो रही है। उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। रबी की फसल के लिए अत्यंत लाभदायक है। रबी की फसल मतलब हम जो ठंड के मौसम में जो फसलें उगाते हैं जैसे हो गया गेहूँ, तो वो सब फसलों के लिए ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है वो काफ़ी लाभदायक होती है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है तथा इस दौरान शीतलहरी चलने पर यहाँ पाला भी गिरता है। तो आप लोग देखे ही होंगे उस वक्त कितना ठंड लगती है, पाला गिरता है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, धुंधला दिखने लगता है। आगे राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना नेतरहाट है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो नेतरहाट सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है और ठंडा वाला क्षेत्र भी है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।